नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से करे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 6 फरवरी 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये इनिशिएटिव हमने शुरू किया था 6 जनवरी 2026 को, यानी आज हो गया पूरा 1 महीना। दोस्तों, इस इनिशिएटिव में हमारा प्रयास ये था कि कोई भी करंट की न्यूज ना छूटे। इसके लिए हमने प्लान किया था कि हम मंडे टू फ्राइडे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही सैटरडे और संडे में जो न्यूज होगी उसको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में इंक्लूड करके डिस्कस करेंगे, यानी हमारी एक भी न्यूज छूटेगी नहीं, साथ ही हमारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इस इनिशिएटिव को शुरू करने के पीछे जो मेजर रीजंस है वो ये है। सबसे पहली चीज, ये आपकी कंटिन्यूटी को बूस्ट करता है, ये आपके मोटिवेशन को बूस्ट करता है कि आपको एक डेली क्लास यूट्यूब पे ऑनलाइन फ्री मिलेगी। दूसरी चीज, आरपीएससी का जिस तरह जो बदलता हुआ पैटर्न है, इस पैटर्न को ये जो इनिशिएटिव है हमारा कोप अप करता है। ये आपकी कैपेसिटी को इस तरह से बिल्ड करता है जिसमें आप जो 5 से 7 क्वेश्चन या 5 से 7 नंबर जो कट ऑफ से आपके नीचे रहने का रीजन बनता है, वहां आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड करके एक एक्स्ट्रा कवरेज के साथ उस कट ऑफ को पार कर सको। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आरपीएससी द्वारा कंडक्टेड लगभग सभी एग्जाम्स के साथ में आरएसएमबी के भी एग्जाम को कवर करती है। साथ ही स्पेशली आरएएस प्रीलिम्स और मेंस को भी ये कंट्रीब्यूट करती है। इसमें आपकी क्षमता का निर्माण होता है, इसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है, इसमें आपको जितने भी जो करंट के नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज है इनके बारे में एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है और आपकी इससे कैपेसिटी बिल्ड होगी। जब आप 4 से 5 दिन इस इनिशिएटिव को फॉलो करोगे तो आपको खुद को एक एनहांसमेंट अपनी तैयारी में फील होगा कि यस, आई हैव लर्न समथिंग। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये इनिशिएटिव था। तो चलते हैं, आज की जो न्यूज है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहली न्यूज है, जैसा कि आप सबको पता है, हमने डिस्कस किया था कुछ ही टाइम पहले, आई थिंक लगभग 1 महीना हुआ होगा। उस टाइम की सबसे पहला जो देश है ऑस्ट्रेलिया, उसने बैन कर दिया है अपने यहाँ टीनेजर्स को सोशल मीडिया यूज करने पे। और हमने उस टाइम एक आर्टिकल जो डिस्कस किया था उसमें ये भी हमने एक प्रेडिक्शन किया था कि बाकी सारे जो देश है वो भी इसको लेके मोटिवेट होंगे और इस पे कानून लेके आएंगे। तो उसके बाद फ्रांस दूसरा देश था और अभी स्पेन ने हाल ही में कल ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया यूजेज को बैन कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे 1-2 आर्टिकल भी हम इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह टीनेजर्स और किशोरों और बच्चों में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है, उनकी लर्निंग्स के लेवल को इम्पैक्ट कर रहा है, उनके बिहेवियर में किस तरह के पैटर्न्स चेंज देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप यहाँ नाम याद रखेंगे स्पेन का, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा फ्रांस और तीसरा स्पेन, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ एक रैंकिंग आती है क्लीनेस्ट एयरपोर्ट पोर्ट स्पेशली, ये सबसे जो स्वच्छ पोर्ट है वो कौन सा है। तो इस साल की जो 2026 की रैंकिंग है उसमें उड़ीसा के पारादीप पोर्ट को नंबर 1 घोषित किया है, यानी पोर्ट ऑफ द ईयर घोषित किया है। याद रखेंगे कहाँ पे है, ओडिशा में। पोर्ट का नाम क्या है, पारादीप पोर्ट। ठीक है, उसके बाद देखो हमारी जो अभी जो ट्रेन है वो मोस्टली या तो डीजल से चलती है या फिर इलेक्ट्रिक है। ठीक है, लेकिन अभी इंडियन रेलवे ने एक पहली ऐसी ट्रेन शुरू की है जो अहमदाबाद के साबरमती में चलेगी, जो एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और डीजल से मिला के ड्यूल फ्यूल टेक्नोलॉजी पे एक डेमो ट्रेन शुरू की है। तो ये आप याद रखेंगे। पहला इनिशिएटिव है कहाँ पे, अहमदाबाद के साबरमती में शुरू हुआ है। क्या है चेंजेस इसमें कि अब जो ट्रेन है वो केवल डीजल से नहीं चलेगी, एलएनजी और डीजल यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और डीजल से मिलके उसमें जो फ्यूल का यूज है वो होगा। ठीक है, उसके बाद आप सीधा पूछा जा सकता है एग्जाम में, हेवन 1 क्या है। देखो हेवन 1 क्या है, दुनिया का पहला निजी स्पेस स्टेशन है। ठीक है, जो कि 2027 में लॉन्च हो रहा है। यानी अब तक जो स्पेस स्टेशन थे या तो किसी सरकार के थे, ये एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको कई सारे देशों ने मिलकर बनाया था। हेवन 1 पहला स्पेस स्टेशन होगा जो कि 2027 में अंतरिक्ष में एस्टेब्लिश होगा और ये एक प्राइवेट पार्टी द्वारा वहां पे एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो नाम याद रखेंगे हेवन 1। ठीक है, उसके बाद आपको पता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अपने यहाँ सदस्य नियुक्त करती है। तो हाल ही में एक सदस्य नियुक्त किया है ईरान की बैडमिंटन खिलाड़ी सोराया आगाई हाजी आदा। ये नाम आप याद रखेंगे, सोराया आगाई हाजी ओधा। ठीक है, इनको क्या पहली महिला सदस्य ईरान से नियुक्त किया है, किसने, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। ठीक है, उसके बाद एक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स हमारे यहाँ हर साल रिलीज होता है, जिसमें जो सबसे ज्यादा रहने लायक जो योग्य शहर है, यानी सबसे टॉप जो शहर है लिविंग के हिसाब से, यानी जहाँ हेल्दी एटमॉस्फेयर मिलता है, हेल्दी लिविंग कंडीशंस मिलती है, तो इसमें जो पहला स्थान प्राप्त किया वो किसने प्राप्त किया, पुणे ने। आप याद रखेंगे पिछली बार ये था बेंगलुरु। ठीक है, इस बार बेंगलुरु को पछाड़ के पुणे ने पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद एक आपसे पूछा जा सकता है चिकन नेक क्या है, तो ये कोई मुर्गे की गर्दन नहीं है। ठीक है, जैसे आप, लेकिन मुर्गे की गर्दन जैसा ही है।
देखो मुर्गे की गर्दन क्या पतली होती है, तो उसी तरह क्या आपको पता है, जैसे इंडिया का आप मैं आपको छोटा सा, ठीक है, थोड़ा अच्छा तो नहीं बना है मैप, अच्छा क्या बहुत बेकार बना है, थोड़ी मैपिंग वीक है, आप मेरे साथ बियर करेंगे। एक सेकंड यार, दोबारा, ये तो बिल्कुल ही बेकार बन गया, सॉरी। यहाँ समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे करके देन फिर ऐसे, ठीक है, आगे का आप अलग इतना ही बनाते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे जो 7 सिस्टर जिनको बोला जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य है और ये हमारा मेनलैंड इंडिया है, ठीक है। इन दोनों को मिलाने के लिए यहाँ एक 18 से 20 किलोमीटर चौड़ाई की और 60 किलोमीटर लंबाई की, है ना, 20 से 22 किलोमीटर चौड़ाई की और 60 किलोमीटर लंबाई एक कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर हमें नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो राज्य है उनसे जोड़ता है। अब आपको पता है इधर ऊपर क्या है, चाइना, नीचे क्या है, बांग्लादेश, और दोनों ही हमारे लिए एक होस्टाइल कंट्री है, ठीक है। तो हमेशा से हमारे लिए रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पट्टी है, जो कि 18 से 20 से 22 किलोमीटर, आपको लग तो रहा होगा 20 से 22 किलोमीटर तो बहुत होता है, बट रणनीतिक रूप से बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि अगर इस पट्टी पे अगर कोई भी देश दोनों में से अगर कोई कब्जा कर लेता है, अटैक करता है, तो फिर इंडिया के लिए अपने उन 7 स्टेट को एक्सेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म उनकी प्लानिंग भी रहती है, और इसी प्लानिंग के तहत ये जो कंट्रीज है हमारे यहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है इन 7 स्टेट में, उनको फंड वगैरह, हथियार वगैरह, ये सारी चीजें थ्रू म्यांमार देते भी रहते हैं, ठीक है। तो ये जो पट्टी है, इस पट्टी को बोला जाता है चिकन नेक। अभी इंडिया क्या कर रहा है, देखो, एक तो फिजिकल है भाई, 22 किलोमीटर चौड़ी है, तो यहाँ पे रोड और हाईवेज है। अब इंडिया प्लान कर रहा है कि एक 40 किलोमीटर लंबी भूमिगत एक सड़क व्यवस्था बनाई जाए, जिससे कि हमारी जो इसकी जो सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस है उसको इंश्योर किया जा सके, ताकि अगर ऊपर कोई इशू होता है तो हम नीचे से उसको एक्सेस कर सके। तो ये इंडियन गवर्नमेंट एक प्लान कर रही है, ठीक है। ये मुख्य हिस्से को पूर्वोत्तर से जोड़ता है। समझ गए आप मेरी बात? ओके। उसके बाद चलते हैं अगले आर्टिकल्स की तरफ। अगला जो आर्टिकल है उसमें जो सबसे पहला है वो है शूटिंग बॉल का वर्ल्ड कप हुआ है अभी, ठीक है। किसका हुआ है? शूटिंग बॉल का। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ है। कब आयोजन हुआ इसका? 1 से 3 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ है। और ये कौन सा एडिशन है? सेकेंड एडिशन है, ठीक है, याद रखेंगे आप। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारी महिला टीम ने हासिल किया है, नेपाल को हराकर यहाँ पे गोल्ड, यानी हम शूटिंग के वर्ल्ड चैंपियन बन गए। किसमें? वुमन में, ठीक है। तो ये हमारी वुमेन्स ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। साथ ही भारत की जो पुरुष टीम है उसने रजत पदक यानी कि वो सेकंड आए। फर्स्ट कौन आया? कनाडा ने गोल्ड जीता है, ठीक है। याद रखेंगे आप, शूटिंग बॉल वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। कब से कब तक हुआ? 1 से 3 फरवरी तक हुआ। ये कौन सा एडिशन था? ये सेकंड एडिशन था। और भारतीय महिला टीम ने नेपाल की महिला टीम को हरा के गोल्ड मेडल जीता, और हमारी पुरुष टीम ने कनाडा से हारकर सिल्वर जीता है और कनाडा ने गोल्ड जीता है। ये 4 बातें आप याद रखेंगे। आगे यूपीएससी, हम कल भी हमने बात करी थी कि किस तरह आरएसबी यूपीएससी की तर्ज पे जा सकता है। यूपीएससी ने कुछ मेजर चेंजेस किए। एक चीज यूपीएससी में बहुत पहले से होती थी, मेरिट लिस्ट। देखो, जैसे आपका आरएस में फाइनल सिलेक्शन होता है, उसके बाद में आपको सिर्फ इंडिविजुअल को उसके लॉगिन में उसके मार्क्स शो होते थे कि भाई आपके पेपर 1, 2, 3, 4 में क्या मार्क्स आए और आपके इंटरव्यू में क्या मार्क्स आए। लेकिन इस बार पब्लिक किया उन्होंने, और ये पब्लिक बहुत सोच समझ के किया है। देखो, होता क्या है कि कई सारे लोग झूठ का सहारा लेके और कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया करते थे। तो इससे क्या है कि अब चीज़ें क्लियर होगी, बाय नेम आपके मार्क्स वगैरह सब दिख जाएंगे, और साथ में आपको एक फेयरनेस भी देखने को मिलेगी कि भाई इंटरव्यू में किस तरह की मार्किंग की गई है। वैसे अगर इंडिविजुअल के लॉगिन में भेजे तो हमें कैसा पता चलेगा एज ए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अब वो सब हमारे सामने है, ठीक है। तो ये चेंजेज, और इससे हमें सीखने वाली बात क्या है कि देखो, आप बिल्कुल समझ के चलिए 1-2 साल में पूरी तरह यूपीएससी के पैटर्न पे शिफ्ट हो जाएगा आरपीएससी। तो आप अपनी तैयारी को, अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपने कॉन्सेप्ट्स को इसी तरह एक स्टैंडर्ड बना के रखें। और उसी इनिशिएटिव में हमारा ये जो करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का इनिशिएटिव है, पूरा वही फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ में कि हमें चाहे जितना ही आरपीएससी यूपीएससी की तरफ जाए, हम उससे पहले से ही तैयारी करके रेडी रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एशियन जूनियर का एक अपना शूटिंग चैंपियनशिप हुई है, उसमें हमारे यहाँ से सिल्वर जीता है भारतीय जोड़ी। कौन सी ने? सम्राट राणा और सुरुचि सिंह की जो जोड़ी थी, इसने 10 मीटर एयर मिक्स्ड में सिल्वर दिलाया इंडिया को। तो ये भी आप इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम अब अगली न्यूज की तरफ। आगे हमने एक आर्टिकल इंक्लूड किया है। आर्टिकल कौन सा इंक्लूड किया है? आर्टिकल इंक्लूड किया है कि भाई आपको पता है अभी मदर ऑफ ऑल डील हमारी हुई है किसके साथ में?
यूरोपियन यूनियन के साथ में। उस टाइम एक आर्टिकल हमने, आपको याद हो तो, डिस्कस किया था कि भाई अब यूएसए का रुख दोनों ही तरफ हो सकता है, या तो वो इतना स्ट्रिक्ट हो जाए कि वो यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों को दबाव डाले और हमारी इस डील को होने ना दे, या ये कि वो उसने जो टैरिफ लगाए थे उसमें कमी आ जाए। तो एक पॉजिटिव साइड चीज सामने आई है। देखो क्या हुआ है, पहले हमारे ऊपर 25% तो उन्होंने टैरिफ लगाया और 25% पेनल्टी लगाई। पेनल्टी किस बात पे लगाई? पेनल्टी इस बात पे लगाई, हमें बोला कि भाई तुम रूस से चीन तेल खरीदते हो, इससे रूस को मोटा पैसा जाता है और उसी पैसे को यूज कर रहा है वो यूक्रेन युद्ध में, तो आप एक्चुअल में यूक्रेन युद्ध की फंडिंग कर रहे हो रूस को। ये एलिगेशन थे यूएसए के, तो उसने 25% की पेनल्टी हम पे लगा दी थी। तो अभी इस पेनल्टी को तो बिल्कुल हटा दिया, यानी इसको कर दिया 0, और ये जो 25% था इसको कम करके कर दिया 18%, और ये काफी बड़ा रिलीफ है हमारे लिए। ठीक है, तो पहली बात यही थी। दूसरा कि हमारी स्पर्धा वाले जो प्रमुख देश है जैसे चीन, वियतनाम, बांग्लादेश। वियतनाम और बांग्लादेश आपको पता है हमारी जो टेक्सटाइल है यानी हमारी जो कपड़ा इंडस्ट्री है इसमें बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं, तो दोनों से, इन सब सारे देशों से कम हो गई है हमारे यहाँ टैरिफ की दरें, यानी हमारे हो गया अभी 18%। ठीक है, साथ ही यूरोपियन यूनियन, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन, यही 4 देश है जो कि हमसे कम टैरिफ वाले हैं। बाकी सब देशों से हमारा टैरिफ कम हो गया है। कौन कौन से? यूरोपियन यूनियन है जिसका अमेरिका के साथ में, जापान, दक्षिण कोरिया, इनका 15% तीनों का, और ब्रिटेन को केवल 10% देना होता है अमेरिका पे सामान भेजने पे टैरिफ। ठीक है, तो ये काफी रिलीफ वाली बात है हमारे देश के लिए। आगे राइटर इसमें क्या बोलते हैं कि भाई नई टैरिफ दरों के कारण भारत को दक्षिण एशिया के देशों के मुकाबले कम मूल्य पर सामान निर्यात करने की छूट मिलेगी, यानी इंडिया को एक एज मिल गया है। जैसे आपको पता चीन, वियतनाम, इन सब देशों से हमारे जो टैरिफ है वो कम हो गए, तो हमारे यहाँ ज्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही जो लेबर इंटेंस यानी श्रम बहुल बोला जाता है, लेबर इंटेंस यानी ऐसी इंडस्ट्री जिनमें श्रम का अधिक, जैसे कपड़ा हो गया, ठीक है, लेदर हो गया, इस तरह की इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा, और स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर में भारत यूएसए को निर्यात करने में चीन से भी आगे निकल सकता है। इस टैरिफ कम करने का इतना फायदा हो सकता है। आगे राइटर फिर क्या बोलते हैं, देखिए आगे राइटर ये बोलते हैं कि भाई 2 संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है इस टैरिफ के पूरे मामले में। देखिए वो क्या है, 2 मैसेज। पहली चीज कि पाकिस्तान पे 19% टैरिफ है और हमसे 18, यानी पाकिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंस यूएसए किसको दे रहा है? हमें। दोबारा एक तो रिलीफ वाली बात ये है। दूसरा ये, आपको पता है जैसे ही हम पे टैरिफ लगा था, हमारे यहाँ होता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ की दरें बढ़ाई थी तो ये सब हमारे मार्केट से आउटफ्लो होके अमेरिका में जाने लग गया था, तो हमारे यहाँ पे एक बार का मार्केट में काफी वोलेटाइल सिचुएशन बन गई थी। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई अब दोबारा FDI और FFI भारत में आएगी। ठीक है, लेकिन ट्रंप का जो ये नया व्यवहार है इसको शाश्वत नहीं मानना है, यानी इसको स्टेबल नहीं मानना है कि भाई ये अब फाइनल हो गया और हम इसको शाश्वत मान के अपनी व्यापार नीति में मान लो बहुत बड़े बदलाव लेके आ जाए, तो ऐसा नहीं करना है, ये राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं। और हमें यूरोपियन यूनियन से जो व्यापार की पूरी क्षमता है उसको आगे तक ले जाना है, और रूस से संबंध भी पूर्ववत ही रखने होंगे, क्योंकि आपको पता है एक न्यूज आर्टिकल या मे बी ट्रंप ने जो ट्रूथ पे लिखा, ठीक है, ट्रूथ उनका एक सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पे लिखा कि इंडिया एग्री हो गया है कि वो अब रूस के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें अपनी स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी है वो बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल की सारी बातें थी। उसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो प्राइवेसी से संबंधित है। देखिए आपको पता है जो प्राइवेसी है वो आर्टिकल 21A के तहत हमारा मौलिक अधिकार है। कौन से केस में? पुट्टा स्वामी केस में, हमने डिस्कस किया था 2 दिन पहले ही। ठीक है, पुट्टा स्वामी केस में। ठीक है, तो राइटर इसमें बोलते हैं कि आज के तकनीक के दौर में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हर किसी के लिए जरूरत बन गया है, और डिजिटल सुविधाओं ने हमारे कई कार्यों को आसान बना दिया है, सूचना के प्रवाह को तेज कर दिया है, यानी सूचना एक से दूसरे के पास पहुंचाना आसान हो गया है। लेकिन इससे जो खतरे उपज रहे हैं और इससे जो हमारी प्राइवेसी को नुकसान हो रहा है, ये जो मसला है ये भी गंभीर है। तो ये राइटर की शुरुआती बातें हैं। ठीक है, तो एक सेकंड, इसमें कुछ थोड़ा चेंजेज हुआ है। ठीक है, ये शुरुआती बात है। उसके बाद राइटर आगे बोलते हैं कि भाई आजकल हर हाथ में स्मार्ट मोबाइल आ गया है, इंटरनेट की सुविधा ने और सुलभता प्रदान कर दी है, और सोशल मीडिया तक जो रीच है लोगों की, उस रीच को आसान बना दिया है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है डिजिटल साक्षरता बहुत ही ज्यादा कम है, यानी इस डिजिटल अवेयरनेस को लेके, इस डिजिटल समझ को लेके जो हमारी जो लिटरेसी रेट है वो काफी कम है, यानी लोगों को सिर्फ चलाना तो आता है बट उनको ज्यादा समझ नहीं है इसकी। और लोग ये समझ नहीं रखते कि सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए वो जो सूचनाएं, निजी जानकारी देते हैं,
जो उस मंच के साथ में साझा करते हैं वो उनकी सहमति के बिना किसी भी थर्ड पार्टी को उपलब्ध कराई जा सकती है और उसका दुरुपयोग हो सकता है। इस बात को वो नहीं समझते, या राइटर ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से एक मामला अभी मेटा प्लेटफॉर्म इंक और व्हाट्सएप का कहाँ गया, हमारे सुप्रीम कोर्ट में गया मंगलवार को, और सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को ही फटकार लगाई है। इनको बोला है कि भाई कोई भी कंपनी या मंच जानकारी साझा करने के नाम पे नागरिकों की प्राइवेसी का हनन नहीं कर सकता, उसके साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकता। इन दोनों प्लेटफॉर्म ने क्या है, जानकारी को बिना अनुमति के किसी तीसरे प्लेटफॉर्म को साझा किया था। इस पे मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं इसी आर्टिकल में। आगे आप देखते हो, देखो मोबाइल नंबर लेने से लेके बैंक में खाता खुलवाने तक हर जगह व्यक्ति अपनी निजी जानकारी शेयर कर रहा है। आप सब समझते हैं, अगर आप मोबाइल नंबर भी लेने जाते हैं तो आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, आपका आधार ऑथेंटिकेशन, आपकी फोटो, ठीक है, आपका एक और दो और दूसरे मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ती है। और बैंक खाते में तो बहुत सारी डिटेल्स आपकी ऑलमोस्ट डिटेल ले ली जाती है, और कुछ में तो बायोमेट्रिक पहचान भी अनिवार्य है। अब आप सोच के देखिए, अगर वो तीसरे पक्ष के हाथ में लग जाए किसी थर्ड पार्टी, यानी थर्ड पार्टी कौन हो गया, एक तो हो गया रमेश, ठीक है, रमेश गया ICICI बैंक के पास, तो बैंक कौन सा हो गया इसमें, सेकंड पार्टी। ये फर्स्ट पार्टी रमेश, सेकंड पार्टी बैंक, और थर्ड पार्टी मान लो ICICI ने किसी थर्ड पार्टी को ये डाटा शेयर कर दिया, तो ये जोखिम पैदा कर सकता है। ये बात राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं। आगे बोलते हैं कि एक व्यक्ति की निजी जानकारी इतनी जगह चली जाती है कि वो तीसरे पक्ष के साथ कहां से साझा की गई है इसका पता लगाना भी मुश्किल है। यानी इस थर्ड पार्टी के पास में जो जानकारी है ये कहां से आई है इसका पता लगाना भी एजेंसीज के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो ये जो चुनौतियां हैं उनके बारे में राइटर बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि सोशल मीडिया मंच भी, जैसे मान लो हमने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, हमने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया, क्या हम जानते हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे हमने उस ऐप को डाउनलोड किया? नहीं, हम इन नियम शर्तों से अनभिज्ञ होते हैं और ज्यादातर उपयोगकर्ता ऐसा ही होते हैं, क्योंकि हमारा जो डिजिटल जो साक्षरता है हमारी वो बहुत कम है। और शीर्ष अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पे गहरी चिंता जताई है कि गोपनीयता संबंधी जो शर्तें होती है इन प्लेटफॉर्म के द्वारा इतनी चालाकी से तैयार की जाती है कि आम आदमी इनको समझ ही नहीं सकता। भाई आम आदमी को पता ही नहीं है, वो जस्ट हमें क्लिक करता है अलाउ अलाउ अलाउ, हम 4 बार अलाउड करते हैं और हमने क्या क्या अलाउ कर दिया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दी, ये हमारी समझ से बाहर होता है। और ये इन्फॉर्मेशन चुराने का एक सभ्य तरीका है। इस तरह की टिप्पणी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने की है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। ठीक है, व्यक्तिगत पहचान सुनिश्चित करने के लिए और गैर कानूनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निजी जानकारी जरूरत तो है शेयर करने की, लेकिन निजता के अधिकार का हनन करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारी बात है। आपको बात समझ आई होगी, थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप एक बार इसको पढ़ेंगे और ये आपने डिस्कशन सुना है तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी जो जुड़े हुए हैं आगे, आपको पता है एक इंसिडेंट हुआ है अभी यूपी में, जस्ट मैं बताता हूँ आपको यूपी में क्या इंसिडेंट हुआ है। यूपी में इंसिडेंट हुआ है कि 3 सगी बहनें, उनको उनकी सोशल मीडिया के थ्रू कोई गेम खेलने से रोका गया और तीनों ने बिल्डिंग से कूद के सुसाइड कर लिया। काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक ये इंसिडेंट था और इसी इंसिडेंट के परिप्रेक्ष्य में राइटर ने ये आर्टिकल लिखा है। ठीक है, आगे राइटर बोलते हैं इसमें कि ऑनलाइन खेल मनोरंजन का साधन हो सकता है और इसमें सीमित समय और आत्मनियंत्रण बेहद जरूरी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप 10 घंटे गेम ही खेल रहे हैं, आपके बच्चे 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा गेम खेल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी बच्चे या किशोर को इसकी लत लग जाती है तो इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। हमने डिस्कस किया किस तरह 3 बहनों ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, और आजकल इस वर्चुअल दुनिया में ऐसे खेल भी आ गए हैं जो जोखिम भरे काम भी देते हैं। यानी इसमें टास्क बेस जो गेम है वो काफी आ गए। टास्क बेस गेम से मतलब क्या है कि इनमें इस तरह सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि आपको ऑफ करके दिखाना होगा, आपको इसका वीडियो प्रूफ देना होगा हमें। तो इस तरह के जो गेम है वो भी बहुत ज्यादा आ गए हैं और बच्चे इन खेलों की तरफ आकर्षित होते हैं। इससे वो न केवल शारीरिक नुकसान तो उनको होता ही है, मानसिक विसंगतियों का सामना भी उनको करना पड़ जाता है और कई बार इस तरह के आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। हमने बात करी यूपी के गाजियाबाद में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां पे 3 नाबालिग बहनों ने इमारत की 9वीं मंजिल से कूद के आत्महत्या कर ली। यानी 9वीं मंजिल से कूद गई जिसमें उनकी मौत हो गई। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है, आप इसको समझें। उसके बाद पुलिस ने इसमें जो प्रारंभिक जांच पड़ताल में पता चला कि तीनों बहनें कोई ऑनलाइन खेल खेलने की आदी थी। यानी इनको कोई लत थी ऑनलाइन कोई गेम खेलने की, और इस गेम के दौरान इस तरह के कार्य दिए जाते थे जो खतरे से खाली नहीं। यानी वही बात जो हमने की, टास्क बेस गेम। ठीक है, टास्क बेस गेम, जिससे इन तीनों बहनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आगे बोलते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, इंटरनेट और स्मार्टफोन आज हमारे जीवन को सुविधाजनक बना रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ खतरे भी छिपे हुए हैं
और हमें इन खतरों को समझना होगा और इन पे लगाम लगानी पड़ेगी। आगे बोलते हैं कि मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से न केवल बच्चों और किशोरों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, बल्कि उनके बिहेवियर में भी चेंज आ रहे हैं। यानी उनके बिहेवियर, आक्रामकता, ठीक है, उदासी, चिड़चिड़ापन, ठीक है, इस तरह की चीज़ें भी उनके बिहेवियर में देखी जा रही है। तो आप पेरेंट्स से ये बोलते हैं कि आप स्ट्रिक्ट रखें, इसको मॉनिटर करें। आगे बोलते हैं कि गाजियाबाद वाले मामले में परिवार वालों को इस बात का पता था और वो पहले से चिंतित थे और उन्होंने उनके ऑनलाइन गेम खेलने पे आपत्ति भी की थी और आपत्ति करने की वजह से उन्होंने उनके मोबाइल यूज पे रोक लगा दी थी और जिससे वो बहस बहुत ज़्यादा निराश थी और इसी निराशा में उन्होंने 9वीं मंजिल से कूद के अपनी आत्महत्या कर ली। उसके बाद आगे राइटर ये बोलते हैं कि भाई इनकी अनुमति कैसे दे दी जाती है, जो कि बच्चों की मौत का कारण तक बन जाता है और इसमें कानूनों में स्पष्ट दिशा निर्देशों का अभाव हो सकता है। ये एक सोचने वाला पॉइंट यहाँ पे राइटर देते हैं। आगे बोलते हैं कि भाई ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है को इस तरह के जोखिम को हल्के में नहीं ले और अपने बच्चों पे नियमित नज़र रखें, यानी अपने बच्चों के सोशल मीडिया या स्क्रीन टाइम का प्रॉपर ध्यान रखें। ये वाकई में एक चुनौती बनने जा रहा है या आप यूँ माने कि बन ही चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको डिस्कशन पसंद आया होगा और आप इसी तरह अच्छे से अपनी स्टडी करते रहें। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।